दोस्तों हम आज एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। वो इंसिडेंट है एक डॉक्टर और एमएमआर वैक्सीन के बारे में। उससे लिंक है। उन्होंने डॉक्टर ने एमएमआर वैक्सीन के बारे में क्या बोला, मेडिकल जर्नल में क्या छपवाया और फिर उनकी ज़िंदगी के साथ क्या हो गया, कैसे उनकी लाइफ पूरी कोलैप्स कर गई, वो बताएंगे। उसके बाद पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा शरीर है इसको कौन बनाया है। कोई साइंटिस्ट तो बनाया नहीं, कोई डॉक्टर बनाया नहीं, कोई सरकार बनाई नहीं है, वो भी सब हमारे भगवान ने बनाए हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भगवान ने नहीं बनाया है, वो तो जब एक जेंट्स मेल और फीमेल मिलते हैं उससे बनता है। भाई उससे तो स्पर्म होगा, पर उसके अंदर आँख, कान, नाक, कहाँ पर किस लोकेशन से आँख बनेगी, कहाँ से कान बनेगा, कहाँ से हाथ बनेगा, वो तो ऑलरेडी डिसाइड है ना। आप तो पेट में जब बच्चा रहेगा तो आप तो नहीं जान सकते ना कि बच्चा कैसे होगा, वो क्या बन जाएगा, उसके हाथ कहाँ पर बनेगा, पैर कहाँ पर बनेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, वो तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। वो तो भगवान ही कर सकता है ना। कैसा होगा बच्चा, हेल्दी होगा, इम्यूनिटी लो रहेगी, वो कैसे डिसाइड होगा, सब वो तो डिसाइड भगवान करेगा। तो जिस शरीर को बनाने वाला भगवान है, उस शरीर की रक्षा करने के लिए हमें इतना मतलब डर हमारे मन में होना तो नहीं चाहिए। हमारे मन में डर अगर है तो वो उसी डर से तो कुछ बहुत लोगों का व्यापार चलता है। तो हमको उस डर को भगाना है। हमको ये पता होना चाहिए कि हम 5 साल में बीमार नहीं पड़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हल्के फुल्के अपना घर से ही में ही ठीक हो जाएंगे। मतलब हमारे पास ये प्रोजेक्शन ही नहीं है कि हम स्वस्थ रहेंगे, कि हम कितने साल तक जी जाएंगे, इतने मिनिमम है इतना हम जी लेंगे, अगर एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ तो ये डर कैसे आ गया है हमारे मन में इतना। और इसी डर की वजह ही है बहुत सारे लोगों का इसमें व्यापार होना। अब आप ये देखिए कि इस डर से व्यापार कैसे होता है। हम लोग डरते हैं, डर रहे हैं तभी तो हम करा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस। क्यों करा रहे हैं? कल की डेट में हमें कुछ हो जाए तो कम से कम हमारी फैमिली को मिल जाए। हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, इसलिए हम टर्म इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो इतना तो हमारे पास सेविंग है नहीं। अगर 10-12 लाख खर्च लगेगा तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इससे चलो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि अगर कोई बीमार पड़े हॉस्पिटल जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस रहे। अब देखिए दोस्तों, मैं खाली टर्म इंश्योरेंस की अकेले एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते रहिएगा। टर्म इंश्योरेंस में 140 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है। अगर हम मानते हैं कि 100 करोड़ लोग भी टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जो रहता है उसका एज के हिसाब से उसका जो प्रीमियम है कम ज़्यादा होता है पर ईयरली। तो अगर हम एज माने कि मतलब 20,000 से लेकर के हम 50,000 तक का प्रीमियम माने तो हम अगर ऑन एवरेज करेंगे तो लगभग 30,000 पड़ेगा पूरे पॉपुलेशन का। अब 30,000 एक आदमी का अगर पड़ रहा है प्रीमियम, तो अब अगर 100 करोड़ लोग भी कर रहा है और 1 रुपये अगर प्रीमियम रहता तो भी 100 करोड़ रुपए हो जाता। क्योंकि 30,000 लोग कर रहे हैं और 30,000 रुपये लग रहा है और 100 करोड़ लोग कर रहे हैं, इसलिए 30 लाख करोड़ रुपए का हम लोग खाली टर्म इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनियों को हर साल देते हैं। ठीक है ना? किस लिए? एक अपनी सेफ्टी के लिए। सेम वैसा ही हम हेल्थ इंश्योरेंस में देते हैं। और इससे कहीं भी ज़्यादा पैसा हम दवाइयों में खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम एक साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार बीमार पड़ते हैं। हर घर में हर कोई ये बीमार पड़ रहा है, कोई वो बीमार पड़ रहा है, कभी किसी को लंबी बीमारी हो रही है। अब दोस्तों आप ये याद रखिए कि अगर हम स्वस्थ हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी? हमारे घर वालों को मिलेगी, हमारे घर के लोगों को मिलेगी, ना पड़ोस के लोगों को मिलेगी, ना रिलेटिव को मिलेगी, ना फ्रेंड को मिलेगी, ना सरकार को मिलेगी, ना किसी पॉलिटिशियन को मिलने वाली। सबसे ज़्यादा खुशी हमारे घर के लोगों को होगी। और अगर हम दुखी हैं, हम बीमार हैं, तो भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे घर के लोगों को ही होगी, रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सरकार को या फिर पॉलिटिशियन को। इनको कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। हो सकता है पड़ोसी रिलेटिव या दोस्त में से आपको 1-8% उनको थोड़ा तकलीफ़ हो, बाकी तकलीफ़ नहीं गिरेगी। तो जब सारे फैक्टर के लिए जिम्मेदार हम ही हैं और हमारा फैमिली ही है, वही उसका भुक्तभोगी है, तो कोई भी लाइफ का डिसीजन, आप कार खरीदने जाते हैं तो ढेर सारा रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कार लेंगे, फिर उसमें आप
लोन लेना रहता है तो उसमें भी अब रिसर्च करते हैं कि इससे लोन लेने पे हमको अच्छा पड़ेगा। तो आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के पहले किसी पे ब्लाइंडली बिलीव करके डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आपको तो पहले तो भले कोई भी कितना बड़ी साइंटिस्ट डॉक्टर बोला हो, पर आपको एक बार देखना चाहिए वो जो बोला है वो कहीं लिखा भी है, खाली बोल रहा है, कैसे, किस बेस, उसके बोलने के पीछे कोई बेस है कि नहीं है। इतना तो करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। अब हम चलिए बात करते हैं, जो ये डॉक्टर है एंड्रू वेकफील्ड, इन्होंने क्या किया, ये चलिए इनका मैं एजुकेशन बता देता हूँ। ये ऑलरेडी बिल 1956 में जन्मे हैं और बिल रिप्यूटेड डॉक्टर थे, ये एक सर्जन थे, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह में भी काम किया हुआ है। और ये बाद में जो स्कूल थी, कहाँ की, यूके की स्कूल थी, वहाँ स्कूल बोलते हैं, मतलब जैसे यहाँ हॉस्पिटल बोलते हैं तो वहाँ स्कूल बोलते हैं। तो जो यूके की स्कूल थी वहाँ पर वो क्या थे, वहाँ पर वो उनको सीनियर लेक्चरर बना दिया गया था, वहाँ वो ट्रीटमेंट करते थे। रॉयल फ्री यूनिवर्सिटी नाम था। तो अब चूँकि जो इनकी जो पहले स्कूलिंग पढ़ी हुई है वो पढ़ी है इम्पीरियल कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन। अभी ये पूरे वर्ल्ड की 3rd नंबर की स्कूल है जहाँ से पढ़े हुए हैं। इन्होंने मतलब 1985 से जॉब चालू किया और ये लगातार 2001 तक जॉब किए। अब 2096 में क्या हुआ दोस्तों कि इनके पास कुछ बच्चे आए इनके हॉस्पिटल में, दूर दूर से आए, जिन पे इन्होंने जब स्टडी किया तो उनको मालूम पड़ा कि जो इन बच्चों में डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज, वो MMR वैक्सीन की वजह से है, एज पर हिम, और यही चीज़ लिखा है विकिपीडिया में। तो उन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च पेपर बनाया, उसमें उनके 12 जो को ऑथर थे और वो रिसर्च पेपर इन्होंने लैंसेट पे प्रकाशित कर लिया। अब लैंसेट जो है एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, अब उसमें अगर ये छप गया कि MMR वैक्सीन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज होता है। अब ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है कि जैसे कि माइंड का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, शरीर का डेवलपमेंट, कहीं किसी न किसी पार्ट का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, या फिर शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो जाना है जो खुद के इम्यूनिटी, खुद के सेल को ही मारने लगती है, इस टाइप की डिसीज को ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून बोलते हैं। तो अब वो प्रकाशित हो गया तो उससे क्या हो गया कि जो MMR वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन था वो परसेंटेज उसका घटने लगा। 93 से पहले 70 आया, फिर 50 आ गया, ये एक 10 साल के अंदर अंदर। तो 2001 में क्या बोला गया, जहाँ पर ये मतलब पढ़ा भी रहे थे और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, तो उस हॉस्पिटल ने क्या बोला कि आप रॉयल फ्री यूनिवर्सिटी ने कि आप ये तो इसको सिद्ध करो, वैलिडेट करो, या तो अपने स्टेटमेंट को वापस लो आप कि MMR वैक्सीन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज होता है। इन्होंने मना कर दिया, नहीं किया, या फिर वैलिडेट नहीं करने की तरफ प्रोसेस में गए ही नहीं। तो इनको क्या किया गया, वहाँ से उनको 2001 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब जब 2001 में इनको नौकरी से निकाल दिया गया तो ये 2004 में कहाँ चले गए, 2004 में चले गए अमेरिका चले गए। तो अमेरिका में क्या किया कि इन्होंने जो थॉटफुल हाउस रिसर्च सेंटर है, अब जिसका नाम हो गया है जॉनसन सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट, अभी का नाम है जॉनसन हेल्थ फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर इन्होंने एज ए डायरेक्टर के रोल पे काम करने लगे। ये संस्था जो ऑटो इम्यून डिसीज जिन बच्चों को रहता है उन पे काम करती है। तो ये यहाँ पर 2010 तक काम किए। पर इधर साथ साथ क्या चल रहा था, जो इन्होंने लैंसेट में मेडिकल जर्नल डाला था तो उसकी इंक्वायरी भी चल रही थी। जो एक मतलब क्या था कि एक जो ये थे आपके ब्रेन डियर एक रिपोर्टर थे, इन्होंने इसका रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये निकाला कि जो ये एंड्रू वेकफील्ड ने डाटा निकाला है और जो रिसर्च पेपर निकाला है ये गलत है, इन्होंने गलत डाटा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि MMR वैक्सीन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज होता है। इनका डाटा फेक है। जिन बच्चों पे लिया गया है वो बच्चे मतलब इनके जो वकील हैं या तो उनके गार्जियन इनके क्लाइंट हैं या उनके कॉन्टेक्ट में है। तो आप देखिए कहीं भी किसी डॉक्टर के पास कोई रिफ़र करता है तो कोई ना कोई तो करता है। जैसे मान लो कोई वकील रिफ़र कर दिया, आप इस डॉक्टर के पास जाओ अच्छा है, तो इसका मतलब थोड़ी हो कि वो पहले केस फिक्स हो गया। ये मेरा ओपिनियन है। तो ऐसा करके केस लगाया गया इन पे और ये बोला गया जो इनके को ऑथर थे 12, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 10 सालों के अंदर सारे के सारे ऑथर
ये मतलब अपना स्टेटमेंट चेंज करने लग गए वन बाय वन। बाद वो बोले कि नहीं नहीं, इस हमने गलत इंटरप्रेट किया था, ऐसा नहीं है, MMR वैक्सीन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज नहीं होता है। ऐसे करके इनका वहाँ कोर्ट में केस भी चल रहा था। बाद में क्या हुआ, केस मतलब केस हार गए। और कुछ जो गार्जियन थे, 2-4 गार्जियन थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया और बोला कि ये फेक बनाया गया था, हमने तो ऐसा डाटा दिया ही नहीं था। ऐसा धीरे टाइम के साथ मतलब बोला, क्योंकि इनको एक्चुअली मेरी UFK से निकाल दिया गया था 2010 में। इनको क्या किया गया, जब 2010 में फैसला आया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, तो इनको बैन कर दिया, इनका लाइसेंस को रद्द कर दिया, इनको प्रैक्टिस करने पे बैन लगा दिया गया। तो इनको जितनी भी इनकी अथॉरिटी है, इनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी इनकी मतलब स्टेक पे आ गई। और इनको लोग बाग बदनाम करने लग गए, लोग मजाक उड़ाने लग गए, कोई इनको डॉक्टर ही नहीं बोलने लग गया। पर ये सब पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने इनका नाम जब यूट्यूब में सर्च किया और यूट्यूब में जो लोगों के कमेंट रहते, जब मैंने वहाँ पढ़ा, तो एकदम उलट मैंने रिजल्ट देखा कि जहाँ लोग बाग इतना बोल रहे हैं कि इन्होंने MMR वैक्सीन को बदनाम किया, तो पर वहीं यूट्यूब के जो लोग, वहाँ के लोकल पब्लिक है, वो लोकल पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही। तो मैं सरप्राइज है कि ऐसा कैसे, अगर कुछ दिक्कत है तो लोकल पब्लिक को भी सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, पर लोकल पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, तो वो है क्या सरप्राइजिंग था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि जो यहाँ पर यूट्यूब में आप एंड्रो वेकफील्ड डालेंगे तो जो भी आएगा, आप 1 बाय 1 कोई वीडियो उसके कमेंट पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ ये वीडियो है, तो इस वीडियो में ये जो डेविड इल्विन कोई है, वो बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट टू एंड्रू वेकफील्ड, थैंक यू फॉर हैविंग द डिसेंसी एंड द बॉल टू ब्रिंग दिस टू पेरेंट अटेंशन, मतलब अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये क्या बोला है, आई डिड नॉट हैव माई चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड विद द MMR बिकॉज ऑफ डेविड वेकफील्ड। और डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि लोग मतलब इनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, इनको इधर गॉड की तरह मान रहे हैं कुछ एक वर्ग, कि मतलब आपने अच्छा बता दिया हमको ताकि हम बच गए MMR वैक्सीन से। वहीं पर आप अगर गूगल में जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो आपको 99.9% इनके खिलाफ ही मिलेगा। और यही मिलेगा कि इन्होंने जो है MMR वैक्सीन को बदनाम करने के लिए सब किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप खुद रिसर्च करिए, मैं कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो चूँकि मैंने पढ़ा तो इसलिए लगा कि हमको बताना चाहिए, आप लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसा एक प्रोपोगंडा MMR वैक्सीन के खिलाफ हो चुका है। तो अगर कोई आपको बोले तो एक बार आप जांचें परखें, उसके बाद आप डिसीजन लें, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो रिसर्च पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद तो रिसर्च मतलब हुआ नहीं। अभी चूँकि इनका स्टेटमेंट क्या था ना, कि जो एंड्रू वेकफील्ड का ये बोले, चूँकि जब 2010 में इनको पूरी तरह से इनको नष्टो नबूद कर दिया गया, इनका पूरा कैरियर, इनको देश से निकाल दिया गया, इनका सब कुछ मतलब स्टेक पे हो गया, बर्बाद हो गए। तो इन्होंने क्या बोला, अपना स्टेटमेंट 2011 में दिया। 2011 में क्या बोलते हैं कि जो मैंने शोध किया है, उन बच्चों पे पाई गई गंभीर जो चिकित्सा समस्याएं थी, वो कोई छल नहीं था और इसमें कोई धोखाधड़ी भी नहीं थी, वो सब सच घटनाएं थी, ठीक है ना। और ये बोलते हैं कि जो MMR वैक्सीन है वो तीन लाइव वायरस है, और 3 लाइव वायरस को नहीं साथ में देना चाहिए। अगर आपको देना भी है तो आप अलग अलग को दो और 1-1 साल का तीनों में अंतर करो। इनका ऐसा स्टेटमेंट है जो BBC को उन्होंने 2010 में दिया, ठीक है। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मैंने अपना जॉब खो दिया, मैंने अपना करियर खो दिया, मैंने अपनी कंट्री खोल दिया, और लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने पैसा कमाने के लिए कर दिया। अगर मेरा पैसा ही कमाना उद्देश्य रहता तो मैं ये सब लोगों को क्यों बताता, इससे तो मैं सब कुछ गवा दिया ना, अपना जॉब करियर कंट्री सब गवा दिया। ये इनका ऐसा स्टेटमेंट था। और इन्होंने बोला था कि हम एक बुक लिखेंगे ताकि लोग को ये समझ में आ जाए वो बुक पढ़ने के बाद कि हमको कैसे डिरेल किया गया, ताकि हम वैक्सीन के खिलाफ ना बोले। और ये भी इन्होंने बोला कि जो ये पब्लिक हेल्थ और फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, इनका ये कॉन्स्पिरेसी था उनको बदनाम करने के लिए, उनको डिरेल करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, ताकि ये अपना जो वैक्सीनेशन है उसमें आगे बढ़ सके। ये इनका स्टेटमेंट था एज पर विकिपीडिया। तो
इन्होंने 2016 में एक बुक पिक्चर भी बनाई थी बैग्स करके, वो बाद में पिक्चर भी को भी बैन कर दिया गया, अमेजन प्राइम में बैन कर दिया, उसको लॉन्च नहीं होने दिया। तो आप, हमारा तो कहना यही है कि आप कुछ भी ऐसा ना तो बोलें, ना तो मतलब किसी को स्टेटमेंट दें, आप समझें चीज़ों को। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसको पहले समझें कि क्या सही है क्या गलत है। इस अगर आपके पास कोई सिक्का का एक पहलू दिखाता है तो आप ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी बोल रहा हो, जब तक आप उसका सिक्के का दूसरा पहलू भी नहीं देख लेते हैं। आपको दोनों पहलू ही देख के अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके फैमिली, आपके बच्चे, सबके लिए अच्छा रहेगा। एक पहलू देखने से उसके अपोजिट क्या है वो आपको नहीं पता है। तो जैसे आप अपने डिसीजन कार लेने पे लेते हैं, वैसे बॉडी के लिए भी सिक्के का दोनों पहलू देख के जो पहलू अच्छा हो वो आदमी को लेना चाहिए डिसीजन। बाकी हम उस कैपेसिटी में नहीं है, ना हम कोई डॉक्टर है ना साइंटिस्ट हैं, हम एक इंजीनियर हैं। हम आपको सिर्फ डाटा शो कर सकते हैं जो ऑलरेडी गूगल में, विकीपीडिया में दिखा रहा है। आप भी उसको पढ़ सकते हैं, पर जनरली लोग जब नाम जानेंगे तब तो पढ़ेंगे। बाकी आपको डिसीजन डॉक्टर साइंटिस्ट के बेस पे ही लेना है, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है तो आप अपना खुद रिसर्च, खुद कुछ बुक पढ़ सकते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।